फ्रेंड्स, स्टडी विद स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स में उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उदारीकरण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में परंपरागत आर्थिक गतिविधियों से संबंधित नियमों और कानूनों में शिथिलीकरण करना, यह उदारीकरण कहलाता है। अब उदारीकरण का मूल उद्देश्य क्या था? उदारीकरण अर्थव्यवस्था को समृद्धि एवं विकास के मार्ग पर ले जाना, आर्थिक सुधारों की ओर ले जाना, यह उदारीकरण का मूल उद्देश्य रहा। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और उनके शासनकाल में वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण के संदर्भ में नई आर्थिक नीति को अपनाया था। अर्थात 24 जुलाई 1991 के पूर्व हमारे देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसे तत्व मौजूद नहीं थे, लेकिन वित्तीय संकट उत्पन्न होने के कारण पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और उनके शासनकाल में ही वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपना लिया, जिससे कि हमारे यहाँ का वित्तीय संकट टल सके। तो ये हमारा 24 जुलाई 1991 को ही शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, उदारीकरण का लक्ष्य। उदारीकरण का लक्ष्य क्या था? उदारीकरण के प्रमुख लक्ष्यों में औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर व्यवस्था, विदेशी विनिमय, आयात निर्यात, पूंजी निवेश के लिए व्यापक व संरचनात्मक एवं संस्थागत परिवर्तन करना था, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी घटक में मात्रात्मक व गुणात्मक प्रगति हो सके। मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके की प्रगति सुनिश्चित हो सके। इन सभी को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ परिवर्तन भी किए गए थे। चलिए देखते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन। औद्योगिक क्षेत्र में लाइसेंस की समाप्ति की गई। सिर्फ 18 क्षेत्रों में को ही लाइसेंस की परिधि में रखा गया। वर्ष 2014 में सिर्फ 5 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया। वो है अल्कोहल, विस्फोटक, जोखिम के रसायन, एरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्र। पहले 18 क्षेत्र थे जिसमें लाइसेंस की परिधि में रखा गया था, फिर उसको और कम कर दिया गया। 2014 में उसे 5 औद्योगिक क्षेत्र कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल, विस्फोटक, जोखिम के रसायन, एरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्र, सिर्फ इतनी जगह पर लाइसेंस को अनिवार्य किया गया। भारत में उदारीकरण के पूर्व किसी भी छोटे उद्योग को स्थापित करने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता थी। लाइसेंस प्राप्त करना होता था और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया थी। इसीलिए लोग भारत में अपने उद्योग को स्थापित नहीं कर पाते थे, क्योंकि प्रॉपर 1 साल की एक प्रक्रिया चलती जिससे लाइसेंस प्राप्त हो पाता था। इसलिए लोग उद्योगों को स्थापित नहीं कर पाते थे। इसलिए औद्योगिक क्षेत्र में ये परिवर्तन किए गए थे। कुछ और परिवर्तन किए गए, जैसे कर व्यवस्था में सुधार। उदारीकरण के अंतर्गत भारत में कर व्यवस्था में भी सुधार किया गया। भारत की राजकोषीय नीति को आधुनिक बनाया गया। करारोपण की प्रक्रिया में यह ध्यान दिया गया कि कर की दर ऊंची ना हो, बचत को बढ़ावा भी मिले। निगम कर की दरों में को भी कम किया गया। करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कर देने की प्रक्रिया को सरल किया गया। और उदारीकरण, भारत में उदारीकरण के परिणाम स्वरूप ही जीएसटी को लागू किया गया। हमारे भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा निजीकरण। निजीकरण का सीधा सा मतलब यह होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना। सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, यही निजीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में निजीकरण का आशय निजी पूंजी व प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग सार्वजनिक उद्योगों के निष्पादन को सुधारने में करना। सरकार ने उदारीकरण के बाद सार्वजनिक इकाइयों का निजीकरण किया। जो भी कमजोर या फिर कम उत्पादन देने वाली इकाइयां या जो भी उद्योग थे उनका विनिवेश किया, जिससे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला। इसी क्रम में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को स्वायत्तता देने के लिए महारत्न, नवरत्न और लघुरत्न, यहाँ पे एक और आएगा लघुरत्न, जैसी कंपनियों की अवधारणा को जन्म दिया। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है
विनिवेश। तो चलिए इसका अर्थ समझ लेंगे हम। इसका अर्थ है सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की अंशधारिता में कमी लाना, यही विनिवेश कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, भारत में आर्थिक सुधारों को सर्वोच्चता वैश्वीकरण ने प्रदान की। वैश्वीकरण किसी देश की अर्थव्यवस्था की वह प्रकृति है जिसमें उस देश की अर्थव्यवस्था के समस्त मानक अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के बनकर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण की स्थिति निर्मित कर देते हैं। अर्थात भारत में वैश्वीकरण के कारण ही भारत देश अपने आप को वैश्विक बाजार में, विश्व के बाजार में खुद को प्रस्तुत व प्रदर्शित कर पा रहा है, सिर्फ वैश्वीकरण के कारण। और 1991 के पूर्व ऐसा नहीं था। ये